ओके, तो अब आज की क्लासेस शुरू करते हैं बेटा। अब तक जहाँ तक पढ़ा है ये कंप्लीट क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 है, जिसमें हमें मेंडेलियन बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ना है। ठीक है, तो आज अगर इन सब चीज़ों की बातें करना है, आ रही तो आज अगर हम इन सब चीज़ों पे बात करना है, थोड़ा सा डिस्कशन करना है, तो अब इसमें क्या करना होता है, हमें पढ़ना होता है किन चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है। मेंडेलियन बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस? The use of this to know the genetic effects on the human being lives, such as whatever the generations are using and what are the qualities and what are the disparities, whatever the changes we have been going through, that we can study through the importance of Mendelian genetics. It means to say that कहने का अर्थ ये है कि जितने भी मतलब क्रमिक परिवर्तन हो रहे हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमें नजर आ रहे हैं, वो सारे परिवर्तनों का अध्ययन तथा उनसे होने वाले जो भी कमियां हैं, जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होने वाली सभी कमियों का अध्ययन तथा उनके साथ उनको बदलने तक की क्षमता और उनमें परिवर्तन लाने की क्षमता, और डीएनए के आणविक आधार पर मेंडल का जो भी उनका मतलब सिद्धांत था, उन पर अगर हम अध्ययन करते हैं, तो हम लगभग या कुछ हद तक या बहुत हद तक अपने पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले परिवर्तन, आगे होने वाले परिवर्तन, उसके साथ अगर यदि कोई रोग होता है तो हम रोग का निवारण और रोग के होने के पीछे का रीजन समझ सकते हैं, अगर वो वंशानुगत या फिर आनुवांशिक है तो। मीन्स टू से दैट मेंडल के इन सभी नियमों को पढ़ने का मतलब और ब्लड ग्रुप के सभी जांचों को पढ़ने का मतलब ये है कि हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे आने वाले संतति का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। पॉसिबिलिटी इज नॉट श्योर। ठीक है, इट मीन्स टू से दैट हम ये सब पढ़ रहे हैं वंशानुगत होने वाले परिवर्तनों के क्रमिक अध्ययन के लिए। ठीक है, means the series of change between one from one generation to another generation, we can read about it all. Okay, तो ये इसका आर्थिक महत्व, मतलब अगर देखा जाए कि मेंडेलियन मतलब मेंडल का नियम पढ़ रहे हैं, मेंडल के बारे में इतना कुछ पढ़ रहे हैं, तो अगर उसका कुछ महत्व होगा, जाहिर सी बात है, बिना महत्व के तो पढ़ेंगे नहीं। तो इसको पढ़ने का यही महत्व है कि हम कुछ नहीं तो अपने पूर्वजों से होने वाले अपने गुण के साथ दोषों, और उसके साथ स्थानांतरण होने वाली बीमारियां, और उनके साथ जो भी परिवर्तन हमें नजर आएंगे, उनके बारे में सही नॉलेज ले सकते हैं। कि हमारा मतलब जैसे अगर किसी बच्चे का जन्म होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि ब्लड ग्रुप है, मतलब ब्लड ग्रुप तो निकाला जा सकता है, बट जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, पॉसिबिलिटीज निकालते हैं कि वो मम्मी पे गया, पापा पे गया, बुआ पे गया, या फिर जो भी मतलब पॉसिबिलिटीज निकालते हैं, उन पॉसिबिलिटीज को श्योर करने का काम किसका था? मेंडल का था। मेंडल के जो नियम थे, उनको उन नियमों के जो एक्सेप्शंस थे या फिर जो भी थॉट्स और थ्योरीज थी, उन थॉट्स और थ्योरीज को पढ़ने का मतलब यही होता है कि हम कुछ नहीं तो जब बाई जनरेशन, मतलब फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, द चेंजेस व्हिच अपीयर, जो भी चेंजेस अपीयर हो रहे थे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, वी कैन इजीली स्टडी ऑफ दैट, एंड वी कैन इजीली स्टडी इट फ्रॉम मींस अ होल जनरेशन, एक पूरी पीढ़ी, मतलब जो पहले से चली आ रही पुरातन पीढ़ी, हम उसके बारे में कंप्लीट अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, मेंडल के सभी नियम इसी पे आधारित है। तो ये तो हो गया इसका मतलब वैल्यू, जो कि हमें जानना मतलब जरूरी था। अब इसके बाद जो कुछ रेयर चीजें हैं, जैसे अगर हम साइड बुक की बात करें, तो साइड बुक में जैसे अभी तक हमने पढ़ा है ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डायहाइब्रिड क्रॉस। इट मींस टू से दैट हमने जो पढ़ा है वो एक संकरी क्रॉस है तथा द्विसंकरी क्रॉस है। ठीक है, मेंडल ने त्रिसंकरी क्रॉस भी किया था। फॉर एग्जांपल हम मान ले रहे हैं, एक क्या है, जैसे हम बोल रहे हैं, मतलब ये चीज हम इसके बारे में कंप्लीटली आपको चार्ट बना के या फिर कंप्लीटली आपको डिस्कशन करवाने वाले नहीं है, बट एज एग्जांपल अगर मतलब फॉर एग्जांपल अभी अगर हम एक सीमित नॉलेज एक बुक के अकॉर्डिंग और कंप्लीट बुक तक ही सोचेंगे, तो हमारी नॉलेज कंप्लीट नहीं होगी। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इससे आगे तक चलते हैं, जो साइड बुक्स में भी दिया हुआ है उसको भी कवर करते हैं। तो मेंडल ने ट्राई हाइब्रिड मतलब ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, अब तक हमने पढ़ा था मोनो हाइब्रिड, ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। What happen if we study about tri-hybrid cross? The phenotypic ratio will be 27 into means 27, 9, 3, 3 and 1. नॉर्मली ये थोड़ा सा एक चांसेस कहीं शायद रिमेनिंग हो रहे हैं, वो थोड़ा सा मतलब 3 या 5 सही होगा 46। ठीक है,
तो ये ट्राई हाइब्रिड का ये जो है रेशियो, ये काफी रेयर रेशियो है, ये सिलेबस में नहीं दिया हुआ, तो हम इसके बारे में डिटेल नहीं बता रहे हैं। बट अगर आप लोगों में से किसी को पढ़ने का मन है तो वो क्या कर सकते हैं, एक साथ 3 लक्षणों को लेके वंशानुगत क्रॉस करा सकते हैं, ठीक है। ये सिलेबस में नहीं है तो इसलिए हम इसके बारे में कंप्लीटली बता नहीं रहे हैं, बट इंट्रोडक्शन जरूर करा रहे हैं। इंट्रोडक्शन कराने का मतलब ये है कि आप एक साथ 3 लक्षणों को लीजिए किसी फ्लावर के। फॉर एग्जांपल मटर एक साथ क्या है, गोल है, पीला, ठीक है, राउंड है एंड येलो है। और दूसरी तरफ हमने क्या देखा था, रिंकल्ड था और ग्रीन था। हमने ये लक्षण देखा था, ठीक है। अगर इसमें हम ले लें लॉन्ग एंड फ्लैट, ठीक है। अब ये जो कंपैरिजन हम कर रहे हैं, कंपैरिजन अपने हिसाब से आपको कितना भी कर सकते हैं। ये हम ले रहे हैं, ये लॉन्ग है, लॉन्ग मतलब लंबा में, और गोल है, लंबा में है, गोल है और येलो है। कितने कैरेक्टर्स हुए, 3 कैरेक्टर्स हुए। ये क्या है, फ्लैट मतलब चपटा, कैसा है, व्रिंकल्ड है, कलर कैसा है, ग्रीन है, ठीक है। इससे पहले कौन सा क्रॉस करा रहे थे, मीन्स R for round, Y for yellow, R for wrinkled, Y for green। तो ये जो क्रॉस कराने के हम बोल रहे हैं आपको, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि हम करेंगे नहीं। बट बाय द वे, अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ने का मन है, आपको इस फील्ड में कुछ ज्यादा जानने का मन है, या फिर आपको पॉसिबिलिटीज जानने का मन है कि अगर एक साथ हम 3 लक्षणों का कंपैरिजन करते हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग में हुआ, चाहे वो किसी प्लांट में हुआ, तो आप उसके बारे में बेटर स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब साइड बुक में दिया हुआ था, एक यूनिक चीज जिसको हमने काफी मतलब 1-2 बार प्रैक्टिस तो किया सॉल्व करने का, बट रिजल्ट सही मेरे बेटर मिले जैसा बुक में दिया था, क्योंकि एक सिंपल सा न्यूमेरिकल, कोई मैथमेटिकल का कोई ज्यादा हाई क्वालिटी का न्यूमेरिकल नहीं है, सिंपल सा न्यूमेरिकल है। इसको जैसे चार्ट में रखेंगे, चार्ट में बनाने में जितनी पॉसिबिलिटीज आएगी पूरा लिखेंगे। बट अगर आप इन पॉसिबल मतलब इसको पढ़ने का मतलब क्या है कि आप अगर इन एप्लीकेशंस को, इन पॉसिबिलिटीज को अगर आप अपने डेली लाइफ या फिर किसी एक सिंगल कैरेक्टर्स को अपने मतलब अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग अपने एक सिंगल कैरेक्टर्स को या फिर किसी जनरेशन के कैरेक्टर्स को लेकर आप कंपैरिजन करते हैं, तो आई होप आप लोग को बेटर रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये एक स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम आपको नोट डाउन करा दे रहे हैं। अगर मतलब 2 मिनट का हम टाइम दे रहे हैं, तब तक आप लोग इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये पूरा जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और अगर आप लोगों को क्रॉस कराना मतलब ये हम एकदम कंपलसरी नहीं कर रहे हैं कि आप लोगों को कराना है। अगर आप लोग को इच्छा होगी तो आप लोग इसको कर सकते हैं, साइड बुक का ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अगर पढ़ने के लिए आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो ये 3 लक्षणों को एक साथ लेके आप क्रॉस करा सकते हैं, ठीक है। और मोनो हाइब्रिड में हमने क्या लिया था, मोनो हाइब्रिड की बात करें तो एक टॉल था और दूसरा ड्वार्फ था। ये क्लास 10 और 12th में भी था, और ये कंप्लीट क्लास 12 इन डिटेल, इसके साथ जो एक्सेप्शन थे वो भी थे। और ये उससे एवो लेवल पे है ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। अगर आप ट्राई हाइब्रिड क्रॉस को करना चाहते हैं तो कर लीजिए, हम आप नोट डाउन कर लीजिए, तब तक के लिए हम थोड़ा जल्दी छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। ओके अब आप ज्यादा टॉपिक्स तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि मेंडल मतलब मेंडेलियन लॉ पढ़ने के बाद ही हमें पढ़ना होता है, मतलब अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी के बाद ही हमें पढ़ना होता है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन एज वेल एज इन बर्ड्स एंड इन बीज। ये तीनों जो टॉपिक है ये क्लास 12 के जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है एंड बेस्ड है ऑन द मेंडल के लॉज पे बेस्ड है। तो अब हम उनके बारे में पढ़ लेते हैं। आई होप आप लोग ये सारा लिख लिए होंगे, हम इनको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ाते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन फर्स्ट।
So listen, human sex determination is not a tough level thing that we have to determine or we have to study very hardly or very deeply. But means if we are studying about sex determination, then it's very easy for the sex determination. But on the condition of penis and thighs, means means on a certain time, if the baby is coming by penis or thrice, if baby is coming in the quantity of 2 or in quantity of 3, then the characters and the genders may be fluctuate, and on that condition we have to read it deeply from the side book or from the higher level of books. But on the level of class, on the level of class 12, we have to study it very simply, that human have 46 number of chromosomes, as we all know that. Okay, our topic is sex determination. हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? सेक्स डिटरमिनेशन में लिंग निर्धारण. ठीक है, तो इसमें हम एक साइड लेंगे मेल एंड अनदर साइड फीमेल. How many chromosomes does a human have? 46. As we all know that 46 number of chromosomes here, 46 number of chromosomes here. Okay, then in 46 there are 44, known as A means allosome, and 2, that is in male XY, that is sorry, 44 is autosome and 2 is allosome, and 44 is autosome. Same in female, 44 is autosome and that 2 is allosome. These two are the determination of sex, or we can say that these two are the determination of chromosomes from between autosomes and allosomes. Okay, and that's not a tough thing. We are discussing about the sex determination, and in sex determination, as we all know that in human there is a meiosis division order. It means to say that मानव में अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंग निर्धारण के लिए. अर्धसूत्री मतलब what is this? This is the number of chromosome. ये क्या है? ये गुणसूत्रों की संख्या है. ठीक है, तो गुणसूत्रों में कौन सा विभाजन हो रहा है? अर्धसूत्री विभाजन. इन क्रोमोसोम्स meiosis division occurs. 46 number of chromosomes in male, 46 number of chromosomes in female. अर्धसूत्री विभाजन, meiosis division 23 22, and in 46 one is X and second one is Y. Okay, then in the whole chromosomes, the chromosome is divided into two parts. Chromosome जो थे वो दो भागों में विभाजित हुए. मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46, अर्धसूत्री विभाजन हुआ कितने बटे? 23, जिसमें से एक 22 प्लस एक्स हुआ, एक 22 प्लस वाई हुआ. किसमें? इन मेल. वाइल एंड फीमेल, अगर फीमेल की बात करें तो दोनों में एक ही चांस 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस एक्स, बिकॉज फीमेल हैव नो वाई कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, तो ऐसे में मतलब ये स्टडी जो है ये आगे चल के जेनेटिक डिजीजेस के लिए बहुत ज्यादा काम आने वाली है. तो इसको थोड़ा सा डीपली समझना पड़ा. मतलब इसको में बस ये जो डिवीजन का मेथड है बहुत इजी है, बस थोड़ा सा अच्छे समझना होता है. ठीक है, क्योंकि आगे चल के जितने भी जेनेटिक डिजीजेस है उसमें मेल कब मतलब मेल कब सफर होता है, फीमेल कब सफर होती है, उनके बारे में ये चीज ये थ्योरी मतलब इजीली हेल्पफुल रहेगा. ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है? मियोसिस डिवीजन हुआ है दोनों में. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने थे? 46 थे, मेल और फीमेल दोनों में. कौन सा डिवीजन हुआ? मियोसिस डिवीजन. ठीक है, मियोसिस डिवीजन में क्या होगा? या तो ये मतलब या तो ये वाला जाएगा या तो ये वाला जाएगा. नॉट श्योर कौन सा क्रोमोसोम्स डिवाइड होने के बाद जा रहा है, इसकी हम लोग श्योर नहीं है. हम पॉसिबिलिटीज बता सकते हैं कि संभावनाएं किसकी होती है. बट ऑन द मींस अगर हम लोग इस प्रेजेंट की 2023 की रिपोर्ट देखें कि व्हाट द WHO रिपोर्ट सेज, WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग क्रोमोसोम्स है वो है फीमेल का क्रोमोसोम्स. मींस this chromosomes is going to be extinct day by day. It means to say that जो मेल वाला क्रोमोसोम्स है वो दिन प्रतिदिन रेसेसिव कैरेक्टर में चला जा रहा है या फिर विलुप्त होता जा रहा है. फॉर दैट रीजन द नंबर ऑफ फीमेल इज इंक्रीजिंग. ऐसा नहीं कर सकते कि मतलब हम कंप्लीटली जो जिस जनरेशन में हम हैं उस जनरेशन में हम ये नहीं कर सकते कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पूरे तरह कार्यरत है. कार्यरत कुछ है, क्योंकि आज जिस हम समाज में रहते हैं, जो इस चैप्टर मतलब इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, जो भी लेक्चर्स हमने सुना था उसके अकॉर्डिंग
फीमेल एम्ब्रियो किलिंग बहुत ज्यादा पहले चलता था कि मतलब अगर भ्रूण में जो बेबी है वो फीमेल है, वो लड़की है, तो उसको मार दिया जाता था। क्या ये आज की सोसाइटी में टोटली बंद हो चुका है? बंद भी हुआ है तो नहीं बंद हुआ है हमको, मतलब अगर एक घर में 3-4 लड़कियां तो वो घर वाले अपने आप को कोसते हैं, या फिर उनके कहीं ना कहीं मेंटेलिटी में लिखा हुआ है ये चीज कि द बर्थ ऑफ फीमेल इन टू मच अमाउंट इज वेरी हार्मफुल, या फिर वो उनको ऐसा लगता है कि लड़कियां हमारे भविष्य में नहीं रह सकती। ओके, तो जो ऐसी फैमिलीज है वो ऐसे सोचती है। बट अब देखा जाए कहीं ना कहीं डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम ऐसे कुछ मिथ्स पे बात नहीं कर सकते, हम फैक्ट्स पे बात करते हैं, ठीक है? तो फैक्ट्स की बात करें तो जो मेल वाला क्रोमोसोम है वो एक्सटिंक्ट हो रहा है, इट मींस टू से दैट मेल वाला क्रोमोसोम से इनकी मात्रा कम हो रही है, विलुप्त होते जा रहे हैं। फिर कह सकते हैं विलुप्त तो नहीं हो सकते, नंबर ऑफ में से मेल क्रोमोसोम्स कम नहीं हो सकते, बट दे आर गोइंग टू बी रेसेसिव इन कैरेक्टर्स, ठीक है? इनका जो कैरेक्टर्स है वो कैसा होता जा रहा है, रेसेसिव होता जा रहा है, ठीक है? तो ज्यादातर मियोसिस डिवीजन में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो एक्स वाला जा रहा है, जिसकी वजह से आज जो लड़कियों की जनसंख्या है वो 1000 के हो चुकी है। पहले मतलब अब से अगर 7 साल पहले का अगर आप रिपोर्ट उठाएंगे तो 7 साल पहले की रिपोर्ट में 900 अकॉर्डिंग टू मी 976 चल रहा था गर्ल्स रेशियो, एंड बॉयज का पर 1000 बॉयज, मतलब 1000 लड़कों पे 986 की 976 की 74 कुछ ऐसे लड़कियों की जनसंख्या चल रही थी। बट नाउ अडेज 1000 लड़कों पे 1023 भी एवं लड़कियों की जनसंख्या चल रही है, और उसके पीछे हम ये नहीं कर सकते कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने काम किया या फिर गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा हेल्प किया, क्यों? क्योंकि ये जो रेशियो है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है? जो फीमेल इनफर्टिसाइड की जो केसेस थे ये ज्यादातर इंडिया में देखने को मिले थे। तो ऑल ओवर वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें मतलब इतना ज्यादा लेक्चर देने का मतलब सीधा सीधा है कि जो मेल क्रोमोसोम्स है ये रेसेसिव या फिर एक्सचेंज होते जा रहे हैं, दिन ब दिन इनकी मात्रा कम होती जा रही है, जिसकी वजह से ये जो फीमेल वाले हैं ये डोमिनेंसी हो रहे हैं, डोमिनेट हो रहे हैं, या फिर इनकी ज्यादातर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ये ज्यादातर मियोसिस डिवीजन में ज्यादातर ये प्रोसेसर में भाग रहे हैं, जिसकी वजह से आजकल का मतलब आज के टाइम में पिछले 7 से 8 सालों में लड़कियों की जनसंख्या जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है? डब्ल्यूएचओ की ये रिपोर्ट है जो कि कुछ हद तक चिंताजनक है, बट अभी हम लोग की जनरेशन निकल जाएगी तो हम लोग को इसकी चिंता करने की जरूरत है नहीं, हमारे आने वाली जनरेशन को काफी हद तक चिंता करने की जरूरत है, ठीक है? तो ये हो गया, ठीक। अब हम इसके आगे बात करें, देन सिंपल सा चार्ट बनेगा, फर्स्ट पॉसिबिलिटी दिस, अनदर पॉसिबिलिटी दिस, यानी पहली पॉसिबिलिटी के अनुसार 44 प्लस x एंड x, दूसरी पॉसिबिलिटी के अनुसार 44 प्लस x एंड दिस वन। इसकी बात कर लें, फर्स्ट चांस एंड सेकंड चांस मींस 44 प्लस x एंड y, 44 प्लस x एंड y। अगर इस चार्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए सिंपल इन सिंपली तो मेल और फीमेल, यहाँ पर फीमेल 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 के दो, मेल के भी दो, क्रॉस करें 1:1, और इसको परसेंट में बांट दे तो 50% फीमेल भी हो सकती है, 50% मेल भी हो सकता है, बट फीमेल की संख्या बढ़ रही है, इट मींस जो डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट है वो कंप्लीटली सही, ठीक है? तो सेक्स डिटरमिनेशन इज एन इजी टॉपिक, हम इसको थोड़ा सा डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट और मॉडर्न तरीके से इनके यूज को समझ गए, जिसकी वजह से ये हमें आगे चल के काम देने वाला है। और इसके बाद हमें मतलब अगर हम इस चीज को आगे पढ़ते हैं तो हमें जेनेटिक डिजीजेस के बारे में भी पढ़ने होंगे, जेनेटिक रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ने होंगे कि मतलब अगर हमें कुछ बड़े स्तर पे करना है तो हमको पूरा सेंसस साथ में लेके चलना होगा, कि जब हम पढ़ाई कर रहे थे तब क्या सेंसस था, अब क्या सेंसस है, आगे चल के क्या सेंसस होंगे, फ्यूचर प्रेडिक्ट हो सकते हैं तो कैसे फ्यूचर प्रेडिक्ट हो सकते हैं, वो सारे रेशियोज को हमें कंप्लीटली मैच करना होगा, ठीक है? तो जितना भी कुछ है ये इंफॉर्मेशन आप नोट कर लीजिए, ये चीज आपको फ्यूचर में कंप्लीटली काम देने वाली है, ठीक है? तब तक के लिए मतलब 1-2 मिनट हम बोर्ड छोड़ देते हैं, आप नोट कर लीजिए। वो लालसा
Alright. Now, hope you all have noted it down. इसमें ट्विंस और थ्राइस और बाकी मतलब अगर मल्टीपल बेबीज होते हैं तो उनमें जो जो चांसेस होते हैं उनके स्टडी के लिए इनको डीप स्टडी करना पड़ेगा, बट दैट्स आउट ऑफ आवर सिलेबस, हमको इसके बारे में पढ़ने की उतनी खास जरूरत नहीं। हाँ, अगर पढ़ने का मन है तो इसको फिर कभी एक्स्ट्रा क्लासेस में, फिर वैसे एक्स्ट्रा क्लासेस तो हो नहीं पाती। संडे के जो मोटिवेशनल लेक्चर वो तो होते नहीं है, एक्स्ट्रा क्लासेस की बात तो ठीक है। तो व्हाट एवर द टॉपिक इज, हम आगे चलते हैं। ठीक है, बर्ड्स के बारे में पढ़ लेते हैं एंड बीस के बारे में पढ़ लेते हैं जो कि 12th के सिलेबस में है। ठीक है, तो इसको आई होप आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, फिर हम इसको मिटा देते हैं। Now, if we talk about birds, then the same thing that is happening in a human that also happen in bird, but in the opposite sense. हालांकि ये चीज हमने पढ़ा दी, मिटा भी दिया, लेकिन इस पे एक टॉपिक बताना भूल गए थे जो कि हमारे मतलब हमारे पेपर में पूछा था। हालांकि जहां भी अभी पढ़ाए वो टॉपिक बताएं। इट मींस टू से दैट पेपर्स में जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो काफी घुमा फिरा के पूछते हैं। तो ऐसे पूछा गया था, मतलब ये जो क्वेश्चन था वो चैप्टर 4 के बेसिस पे था और थोड़ा सा अच्छे से घुमा फिरा के पूछा गया था। पूछा ये गया था कि एक मतलब मान लीजिए कोई भी, हम मान लेते हैं सावित्री नाम की कोई औरत है, उसको बार बार उसके घर से प्रताड़ित किया जाता है, मारा पीटा जाता है, कहा जाता है मतलब क्यों, क्योंकि उसके घर बार बार लड़की पैदा हो रही थी। इसके पीछे उसको दोष दिया जाता है और उसको माना जाता है कि वो अशुभ है या फिर जो भी व्हाटएवर दैट इज। तो उसके मतलब लोगों की मान में इसको बस पढ़ने का मतलब है लोगों की मानसिक स्थिति को समझना है। तो वहां पर कहा गया कि मान लीजिए आप एक स्टूडेंट है, आपको जाकर उनके घर वालों को इस थ्योरी को बताना है कि सेक्स डिटरमिनेशन के मेल उत्तरदायी होता है कि फीमेल उत्तरदायी होता है, प्रॉब्लम क्या होती है, चांसेस कितने होते हैं, और फीमेल और मेल को इक्वली ट्रीट करें। ये कुछ हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि उसके आंसर थे। ठीक है, तो उसमें पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लीजिए कि आप कोई मतलब स्टूडेंट है, आप उनको जा रहे हैं कन्विंस करने, तो आप कैसे बोलेंगे, आप समाज को क्या सूचना देना चाहेंगे, आप किस चार्ट के अकॉर्डिंग बताएंगे कि उसके लिए वो औरत नहीं उनके पति उत्तरदायी है, या फिर आप उनको कैसे समझाएंगे, कैसे कन्विंस करेंगे और इससे समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी होती है। देन आप कह सकते हैं कि ये एक आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग अपनी मर्जी से इस चीज पे सोचिएगा कि मान लीजिए कोई मतलब कोई दंपति है, कोई पति पत्नी है, पति बार बार मतलब पति के घर वाले और पति जो है वो बार बार पत्नी को कोस रहे हैं क्योंकि बार बार लड़की पैदा हो रही है। ठीक है, तो उसके लिए आप उनको कैसे इस चार्ट को बताएंगे, जैसे जो चार्ट अभी अभी हमने बनाया था, तो उसमें उससे यही साबित होता है कि जो फीमेल मतलब जो फीमेल है वो सेक्स डिटरमिनेशन के उत्तरदायी है ही नहीं। क्यों नहीं उत्तरदायी? क्योंकि फीमेल के पास सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही पाए जाते हैं, मेल के पास एक्स और वाई क्रोमोसोम दोनों पाए जाते हैं। तो जो लड़की बार बार पैदा हो रही है उसके लिए फीमेल उत्तरदायी नहीं, उसके लिए मेल उत्तरदायी। इस चीज को इस चार्ट को समझाना, उसके चांसेस को समझाना, 50-50% बताना, और ये बताना कि जो चांसेस है ये नंबर ऑफ मतलब ये क्रोमोसोम्स या फिर स्पर्म्स के अंदर डिकोडेड क्रोमोसोम्स के ऊपर डिपेंड करता है, इस वैल्यू को समझाना। समाज में गुड न्यूज देना, फीमेल इन्फर्टिसाइड और जो भी मतलब फीमेल को लेके जो भी किया जाता है कि मतलब घरेलू हिंसा जो होती है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, उनको एक तरह से रोकना और समाज को एक सही राह दिखाना, ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा जिसको आपको अपनी भाषा में लिखना एज अ होमवर्क। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए बेटर रहेगा। उसके बाद अगर हम पक्षी की बात करें तो पक्षी में बस उल्टा हो जाता है। जैसे हम मेल ले रहे थे तो मेल में ह्यूमन क्रोमोसोम्स कौन से थे, एक्स और वाई। फीमेल की बात कर ले तो फीमेल में क्रोमोसोम्स कितने कौन से थे, एक्स प्लस एक्स। सेम उल्टा हो जाता है, डिनोट मतलब जो डिनोट होते हैं वो हम जेड से करते हैं। मेल के पास जेड जेड क्रोमोसोम पाए जाते हैं और फीमेल के पास जेड डब्ल्यू क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये ह्यूमन का था, तो इसको हम क्रॉस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम ह्यूमन का नहीं पढ़ रहे हैं, हम किसका पढ़ रहे हैं, बर्ड्स का पढ़ रहे हैं। ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है इसलिए हम ज्यादा इसको डीपली नहीं बता रहे हैं, बर्ड्स का पढ़ रहे हैं। बर्ड्स में सेक्स डिटरमिनेशन की कौन कर रही है, फीमेल कर रही है। क्या पैदा होगा, जेड जेड। सेकंड चांस जेड डब्ल्यू, जेड जेड, सेकंड चांस जेड डब्ल्यू। ठीक है, तो इसमें सेक्स डिटरमिनेशन के भी सेम चांसेस हैं, दो जेड जेड के और दो जेड डब्ल्यू के, यानी रेशियो 2:1, 1:1,
50% चांस मेल बर्ड के भी हैं और 50% चांस मेल बर्ड के भी है एंड 50% चांस फीमेल बर्ड के लिए भी है। बट इसमें बस अंतर क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन के जो क्रोमोसोम्स है वो उल्टे हो गए। यहाँ अब तक मेल क्या था रिस्पॉन्सिबल था, मींस ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में मेल रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द बर्थ ऑफ मेल और फीमेल, फॉर द बर्थ ऑफ गर्ल और बॉय। बट इसमें क्या होता है, पक्षियों में क्या होता है कि फीमेल रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द बर्थ ऑफ अ फीमेल बर्ड और अ मेल। बस सिंपल सा डिफरेंस है, स्टार को नोट डाउन कर लीजिए, फिर सिंपली बस इतना याद रखिए, एक जगह क्रोमोसोम ZZ है, दूसरी जगह क्रोमोसोम ZW, इनका क्रॉस करा दीजिए, सिंपल थ्योरी सॉल्व। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप लोगों को नोट करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हमें पढ़ना है 20 का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, ज्यादा नहीं, इसको नोट डाउन कर लीजिए तब तक। और तब तक के लिए हम 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, 8:28 हो रहा है, 8:34 पे क्लास दोबारा स्टार्ट होगा। ठीक है, स्टार्ट टाइम 8:35 कर देते हैं। ठीक है, 20 के बाद हमारे पास आज के लिए कोई और टॉपिक नहीं है, अगर टाइम बचेगा तो थोड़ा बहुत लेक्चर हो जाएगा और मोटिवेशनल लेक्चर रहेगा। ठीक है, मोटिवेशनल लेक्चर के लिए हालांकि हमने डेज पॉइंट आउट किया था, बट वो डेज अभी तक कवर नहीं हुए। ठीक है, तब तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, 5 से 6 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद दोबारा क्लास स्टार्ट करेंगे ऑन द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ बीज। फॉर योर आंसर कि बर्ड्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, जैसे कि आप मैमल्स की बात कर ले तो मैमल्स में काऊ हो गए, बफेलो हो गए, उसके साथ ह्यूमन हो गए, ह्यूमन के साथ डॉग्स हो गए, उसके साथ कैट्स हो गई, तो ये सारे क्या है, मैमल्स हैं और इनको मैमल्स में रखा जाता है, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अलग अलग होते हैं सब में। ठीक है, सेम एज इसी तरह जैसे अगर बंदर की बात कर ले और एप्स की बात कर ले तो उसमें 46 भी मतलब 46 से 44 गुणसूत्र होते हैं और 48 भी होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इंक्रीज भी होते हैं, डिक्रीज भी होते हैं। तो बर्ड्स में सेक्स डिटर्मिनेशन सर्टेन है, मतलब जो लिंग निर्धारण है वो एकदम निश्चित है, बट वहां पर वो जो मतलब कह सकते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सर्टेन नहीं रहता है, अलग अलग बर्ड्स में अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। तो आप किसी सर्टेन बर्ड्स के लिए सर्टेन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स गूगल पे सर्च कर सकते हैं या फिर आप लोग कहीं से पता कर सकते हैं, बट बर्ड्स मतलब हम सभी बर्ड्स की बात कर रहे हैं, नॉट अ सर्टेन बर्ड्स। ठीक है, तो आई होप आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा आपको।
ओके, आई होप सो। चेक, आवाज आ रही है? ओके, आपका क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चंस है दैट्स अ क्वाइट इजी क्वेश्चंस, मतलब टाइम तो हो गया, टाइम है ये सब, मतलब हम थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, ठीक है। और आपके क्वेश्चंस का भी आंसर दे देते हैं। हमने पढ़ाया था ब्लास्टोमर्स स्टेज, ठीक है। ब्लास्टोमर्स स्टेज में हमने बताया था कि जो एम्ब्रियोनिक सेल्स होते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग क्लीवेज, जो मतलब क्लीवेज यानी वेदन के दौरान जो एम्ब्रियोनिक सेल्स होते हैं, जो भ्रूण की कोशिकाएं होती हैं, उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और 32 सेल स्टेज करना, ठीक है। और ये चीज बुक में दी तो नहीं थी, बट हमने उस चीज को कई जगह हाईलाइट किया था। क्या चीज हाईलाइट किया था? कि एट द एज ऑफ 16, ठीक है, क्योंकि आजकल की बुकों में कुछ पॉइंट्स नहीं दे रहते हैं, साइड बुक्स में दे रहते हैं, इसलिए 2-3 बुकों को साथ में लेके चलना पड़ता है, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर सिंपल सा है कि ऑटोसोम्स जो होते हैं वो शरीर के काइक को डेवलपमेंट के उत्तरदायी होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे हैंड हो गए, हमारे लेग हो गए, हमारे आईज हो गए, हमारे हेड, द हेयर्स, व्हाटएवर द क्वालिटी the found in the whole body, the autosomes are responsible for the formation of body, but the allosome is responsible for the determination of sex, ठीक है। तो ऑटोसोम का काम पता चल गया, एलोसोम का काम पता चल गया। ये कब होते हैं? ऑन द टाइम ऑफ क्लीवेज, जब कंप्लीट जो सेल्स होती हैं वो 16 सेल स्टेज में पहुंचती है, तो 16 सेल्स को स्टेम सेल्स कहा जाता है। ये हमने बार-बार अपने लेक्चर में हाईलाइट किया था। तो जो 16 स्टेम सेल्स होते हैं उनका काम होता है बॉडी के अदर ऑर्गन, मतलब बॉडी के अदर ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करना, अदर ऑर्गन्स नहीं, बॉडी के कंप्लीट ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करना। तो 16 स्टेम सेल्स के बीच सेल डिफरेंशिएशन, कोशिका विभेदन होता है। सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन हमने दो अलग-अलग टॉपिक बताए थे। सेल डिवीजन मतलब कोशिकाओं का बंटना, सेल डिफरेंशिएशन मतलब कोशिकाओं का विभेदित होना। तो जब सेल डिफरेंशिएशन होता है तो सेल निर्धारित करते हैं कि हम किस ऑर्गन को बनाएंगे, और जब सेल डिवीजन होता है तो बस 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बढ़ते हैं। दैट इज द डिफरेंस। तो ऑटोसोम और एलोसोम में एलोसोम जो होता है वो सेक्स डिटरमिनेशन और फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स रिस्पांसिबल होता है, और जो ऑटोसोम्स होते हैं वो दैट दोस आर द रिस्पांसिबल फॉर द होल बॉडी डेवलपमेंट। as we can study in our means, अगर इससे हम थोड़ा सा हाई लेवल पे स्टडी करें तो जो बेबी होता है वो नॉर्मली माने जाते हैं कंप्लीट गर्ल्स के ही क्रोमोसोम पाए जाते हैं। बाद में वो मतलब अगर मेल वाले क्रोमोसोम्स अंदर पाए जाते हैं तो बाद में वो मेल बनती है। स्टार्टिंग में सभी जो गर्ल्स और मतलब सभी जो बेबी होते हैं वो गर्ल्स का ही फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। और इसके पीछे कुछ कई कई साइंस और कई वेद पुराणों के मिथ्स काम करते हैं, आप उन पे स्टडी कर सकते हैं। बट ये चीज कंप्लीटली सच बता रहे हैं। हालांकि वो जो ड्यूरेशन है, वो जो डेज है वो एग्जैक्ट नहीं आती, कब तक भ्रूण मतलब कब तक भ्रूण अवस्था में जो भ्रूण रहता है वो लड़की पाया जाता है, कब वो लड़के में परिवर्तित होता है यदि लड़के वाले गुणसूत्र पाए जाते हैं तो। फॉर एग्जांपल अगर इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करें तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं लड़कों में? 44 प्लस x प्लस y, ठीक है। तो y वाले क्रोमोसोम्स को हटा दे तो क्या मिल रहा है? 44 प्लस x, मतलब लड़कियों के लक्षण हमेशा रहेंगे, ठीक है। वाई वाले क्रोमोसोम्स आएंगे तब लड़के में चेंज होगा। सो तो सेम है, जो भ्रूण रहता है मतलब सभी भ्रूण लड़कियों के मतलब लड़कियों की अवस्था में ही पाए जाते हैं, बट अगर उनमें वाई वाला क्रोमोसोम्स आता है तो जब सेक्स डिटरमिनेशन होता है तो वो बाद में चल के लड़के बनते हैं। दैट्स द थ्योरी। अब इस थ्योरी के एग्जैक्ट ड्यूरेशन हमको नहीं पता है तो इसके बारे में हम कंप्लीट कंफर्मेशन नहीं देंगे, बट ऐसी चीजें पाई जाती। ओके, आई होप अब आपका क्वेश्चन जो होगा वो कंप्लीटली और डीपली सॉल्व हो चुका होगा। अब हम आते हैं आगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बीज का, ठीक है। मधुमक्खियों की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। मधुमक्खियों में कितनी क्वालिटी पाई जाती है? मधुमक्खियों में 3 क्वालिटी पाई जाती है, क्वीन, वर्कर एंड ड्रोन। ड्रोन को शायद मेल कहते हैं कि वर्कर को शायद मेल कहते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, शायद ड्रोन को ही मेल कहा जाता है, वर्कर को इसका कंफ्यूजन है। या फिर हम इसको सिंपली समझ सकते हैं क्वीन, वर्कर एंड मेल। नाउ ये, ठीक है, वर्कर को शायद ड्रोन कहा जाता है। इसका इसके लिए हम थोड़ा सा डाउट है, इसको हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, याद नहीं आ रहा है। तो क्वीन को क्या कहा जाता है? फीमेल कहा जाता है। और ये जो एक कैटेगरी होती है ये मेल की होती है, शायद ड्रोनी की होती है। हमको इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा डाउट है, क्लियर कर देंगे, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पे आ जाए, अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाए, ठीक है। वेट अ सेकंड, लेट मी सी।
ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अभी हमारे पास एनसीईआरटी की बुक है नहीं, एनसीईआरटी की बुक अगर होती तो उसमें क्लियर दिया हुआ था, उसमें हम देखते तो हम डायरेक्टली बता देते। ठीक है, तो एक मतलब अगर हम इनको इजी जाता आपको यूपी बोर्ड के, अगर हम इनको हिंदी नाम देख लें तो एक होती है रानी मक्खी, ठीक है, जिसे क्वीन कहा जाता है। दूसरी होती है दूसरे होते हैं नर, ठीक है, मेल। और तीसरा होता है श्रमिक वर्ग, ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता है, वर्कर। मेल को हम लोग ड्रोन का नाम दे सकते हैं, इस पे हम डाउट है, मे भी हम गलत हो सकते हैं, बट हमको जहां तक याद आ रहा है ड्रोन ही कहा जाता है। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात कर ले, इनमें होता है 32, इनमें होता है 16, इनमें होता है 32। सेक्स डिटरमिनेशन की बात कर ले और या फिर इनके पीछे जो भी स्टोरी चलती है उनकी बात कर ले, तो जो भी श्रमिक वर्ग है, वर्कर है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अब इसमें श्रमिक वर्ग जो है ये किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी में भाग नहीं लेते, इनको हम इस इक्वेशन से बाहर कर देते हैं। मेन इक्वेशन क्या है हमारा, क्वीन एंड ड्रोन। Number of chromosomes in drone is 16. Number of chromosomes in queen is 32. ठीक है, हमने फ्रूट्स में पढ़ा था क्या, पार्थेनोकार्पी, चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, 12th के चैप्टर नंबर फर्स्ट के जब लास्ट टॉपिक्स चल रहे थे उसमें तो हमने पढ़ा था फ्रूट्स के बारे में। फ्रूट्स में पार्थेनोकार्पी, एपोगैमी, एपोस्पोरी, कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में हमने पढ़ाया था, जिसमें हमने बताया था कि कुछ फ्रूट्स होते हैं वो मतलब वो विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि 32 जो क्रोमोसोम्स है इनमें मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस डिवीजन मींस अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे, 16 होंगे प्लस 16 होंगे। ठीक है, और ड्रोन में क्या होता है, माइटोसिस होता है, तो ये 16 ही रहता है। ठीक है, और जब इन दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ तो 16 16 कितने बने, 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। और ये जो 16 होगा ये कंप्लीटली 16 ही रह जाएगा। नंबर ऑफ एग 2, एक 32 है एक 16 है, तो इसमें पाया जाता है एक रॉयल जेली। ठीक है, रॉयल जेली। और एक को कह सकते हैं उनका कॉमन फूड रहता है, या फिर सामान्य मकरंद कह सकते हैं। ठीक है, या फिर नॉर्मल कह सकते हैं, नॉर्मल फूड कह सकते हैं, या फिर फीड कह सकते हैं, फिर हनी कह सकते हैं, नॉर्मल हनी। ठीक है, और एक रॉयल जेली है, और इसको बोल रहे हैं तो इसमें कुछ हमें पढ़ना रहता है। तो इसमें मतलब रॉयल जेली का मतलब क्या है, क्वीन, और नॉर्मल हनी का मतलब क्या है, वर्कर। और ये कंप्लीटली क्या बनेगा, मेल। फैक्ट्स की बात कर लें कुछ, तो फैक्ट्स हमारा ये कहते हैं कि जो भी इनमें सेक्स डिटरमिनेशन पाया जाता है तो इसमें क्या होता है कि जो मतलब क्वीन होती है, वो जो रानी होती है, वो खुद मेल वाले को चूज करती है। खुद मेल को चूज करने का मतलब उनके बीच थोड़ा सा कंपटीशन होता है। कंपटीशन में कई जगहों पे लिखा होता है रेसिंग कंपटीशन होता है, कई जगहों पे मतलब कहा गया है कि जो भी मेल अपने आप को एबल होगा वो दूसरों से लड़के अपने आप को प्रूव करेगा। ये फिर अलग अलग जगह हमने अलग अलग स्टोरीज पढ़ी, इसके पीछे हम श्योर नहीं है। ठीक है, जो मेल का सिलेक्शन होता है वो कंप्लीटली डिपेंड होता है क्वीन पे। क्वीन जो होती है वो मेल का सिलेक्शन करेगी, ठीक है, कि उनको किस मेल वाले से फर्टिलाइज करना है। ठीक है, और उसके बाद लोग क्या मतलब बहुत जगह हमने पढ़ा है कि मतलब लोग कहते हैं या फिर पढ़ा है कि क्या अगर मतलब रानी मक्खी जो होती है वो नर वाले को मार देती है, बट द साइंटिफिक रीजन इज कह सकते हैं कि जो अगर उनके ऑर्गन्स को कंप्लीटली पढ़ा जाए, ठीक है, मेल के अगर कंप्लीटली फिजिकल ऑर्गन्स को, तो ये इंसेक्ट्स में आते हैं ना, इंसेक्ट्स में उनके जो नीचे के चैम्बर्स होते हैं वो कुछ ऐसे डिवाइड होते हैं। ठीक है, यहाँ पर उनके मेल ऑर्गन्स अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब ऑन द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन उनके जो मेल सेक्स ऑर्गन्स थे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वो काफी स्पीड से बाहर आए। तो इसका 3D फिगर हम नहीं दिखा पा रहे हैं, हम ऐसे कर देते हैं कि वो बाहर आए फॉर द पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन विद मेल। ठीक है, वो बाहर आया। ठीक है, तो ऐसा माना मतलब ऐसा माना नहीं जाता, ऐसा हमने पढ़ा है कि वो इतने प्रेशर इतने फोर्स से बाहर आते हैं कि वो वापस अंदर हो ही नहीं पाते। मींस अगर एक बार जो मेल है
ठीक है। वो अगर फीमेल से मतलब वो अगर क्वीन से रिप्रोडक्शन करने जाता फॉर द पर्पज ऑफ फर्टिलाइजेशन वो कॉपुलेशन करने जाता है, तो उसके जो जेनेटर ऑर्गन्स हैं वो इतने प्रेशर से बाहर होते हैं कि वो वापस अंदर नहीं हो पाते हैं। एंड आफ्टर द इंसेमिनेशन यानी जो भी उसके स्पर्म्स है उनको वो अंदर बॉडी में छोड़ने के बाद द मेल डाइड, मेल जो रहता है वो मर जाता है। एंड आफ्टर द डेथ ही फॉल विद द क्वीन, वो क्वीन रानी के साथ गिर जाता है। इसके आपको कई वीडियोस मिलेंगे, क्योंकि ये जो थ्योरी बता रहा है हमने सुना नहीं है, थ्योरी सच है, हमने इस पे स्टडी किया है, ठीक है। उसके साथ वो फीमेल के साथ गिर जाता है, फिर फीमेल उसको मतलब उसको अपने से अलग करके अपने उड़ जाती है। एंड ऑन द हनी क्यूब्स दे लेज देयर एग एंड वे न्यूट्रिएट, ठीक है, वो अपने अंडे को अपने हनी क्यूब में छोड़ते हैं, उसके बाद उसको न्यूट्रिएट करते हैं। तो न्यूट्रिएट करने में अगर किसी एग को रॉयल जेली मिलती है तो वो क्वीन में चेंज होगी, अगर किसी एग को नॉर्मल हनी मिलती है तो वर्कर में चेंज होगी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रॉयल जेली एंड वर्कर? तो सामान्य मकरंद, सामान्य हनी जो होता है वो वर्कर्स को मतलब वो वर्कर्स को दिया जाता है। जो रॉयल जेली होता है फॉर एग्जांपल अगर जो भी मतलब मधुमक्खी वो हनी कलेक्ट करती है तो हनी अपने कह सकते हैं एक ऑर्गन बना रहता है उनके अपर साइड पे, वो उसमें कलेक्ट करती है, मतलब उसको ईट करने के बाद उसको हनी में चेंज करने का काम करती है, ठीक है। इसके पीछे अगर इस थ्योरी को पढ़ेंगे थोड़ा सा डीप जाएगा। इसको इन इजी लैंग्वेज समझाते हैं कि वो मधुमक्खी जो है अपने सलाइवा के साथ जो भी मकरंद होती है उसको मिक्स करके अपने अंदर स्टोर करती है। उसके बाद उसी हनी को जो परिवर्तित मकरंद था, जो भी रस था, उसको अपने क्यूब्स में अपने हनी का जो उसका जो हनी कॉम्ब होता है अपने कॉम्ब में ले जाके छोड़ती है। और वो जो मतलब जो सलाइवा के थ्रू जो चेंजिंग के प्रोसेस होते हैं दैट्स द हनी, हनी बनाने की वो नेचुरल मेथड, ठीक है। तो ये समझ में आया हनी कलेक्शन का। और वो मतलब जो मतलब जो वैसे प्रोसेस से रॉयल जेली बन रहा है उससे क्वीन पैदा होती है। और जो नॉर्मल हनी बनता है या फिर जो नॉर्मल सामान्यतः पुष्पों का मकरंद होता है, फूलों का जो रस होता है, वो अगर एग को वो जो अंड है उसको अगर न्यूट्रिशन के लिए दिया जाए तो वहां पर क्या बनता है, वर्कर बनता है। एंड मेल इज द रिजल्ट ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। तो मतलब मतलब पार्थेनोजेनेसिस का मतलब मेल के पास कोई फादर होंगे ही नहीं, मेल की सिर्फ और सिर्फ मदर होगी। एंड मेल ऑन मतलब फर्टिलाइजेशन से नहीं जन्मा है, वो किससे जन्मा है, मियोसिस डिवीजन से जन्मा है, ठीक है। तो ये चीज जो मतलब ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला होता है। तो इतना सारा जो भी चीज था इसमें हमारा थोड़ा सा बस एक ही चीज का डाउट है, ड्रोन का, कि मेल को ड्रोन कहा जाता है कि नहीं, आई होप कहा जाता है, ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए। बाकी ये जो सारे इक्वेशंस और इसके पीछे जो स्टोरीज है और जो भी मतलब मिथ्स है, तो मिथ्स में तो जो भी इनको लेके मिथ्स होता है ये सारा सॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि सेक्स जेनेटल ऑर्गन्स होते हैं वो इतने प्रेशर से बाहर आते हैं कि वो वापस उनको अंदर नहीं कर पाते हैं, दे डाई, ठीक है। जो और मरने के बाद वो रानी मक्खी के साथ नीचे आते हैं और फिर उसके श्रमिक वर्ग उनके पूरे ग्रुप में से रानी मक्खी को अलग करके वो अपने हनीकॉम्ब में चली जाती है। आफ्टर दैट वी लेग्स एग इन मतलब इन न्यूमरस नंबर, ठीक, बहुत सी संख्या में अपने एग को लेज करते हैं। दैट्स ऑल द न्यूमेरिकल्स। अब आप इसको कंप्लीटली लिख लीजिए, दैट्स अ पे। इसके बाद क्लास कवर करने का टाइम मतलब देखा जाए तो टॉपिक्स हमारे फिनिश है, इससे ज्यादा हम आज पढ़ाने वाले नहीं, क्लास कवर करने का टाइम। बट कुछ जनरल लेक्चर अगर आपको सुनना हो तो हम बता सकते हैं, जनरल मतलब लाइफ या साइकोलॉजी से रिलेटेड, क्योंकि थोड़ा सा टाइम बच गया है तो आज सोचने बता, तब तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए एक दो
ओके, तो लगभग देखा जाए जितना टॉपिक्स हमने पढ़ा था फिनिश हो चुका है। इसके बाद हमें कुछ टर्नर सिंड्रोम, पटाव सिंड्रोम और जो भी ट्विन के कुछ चांसेस बनते हैं उनके बारे में जितना एनसीईआरटी बेस्ड दिया रहेगा या फिर जितना थोड़ा सा हायर लेवल होगा उन सारी चीजों के बारे में बताएंगे, ठीक है। और कुछ जनरली लेक्चर्स के बारे में देखा जाए, जनरल लेक्चर्स में क्या बताने वाले हैं, तो दैट्स नॉट अ बिग थिंग। हम जितना भी कुछ बताते हैं वो सारे कॉमन पॉइंट्स होते हैं, बट द डिफरेंस इज वो कॉमन पॉइंट्स हम नोटिस करते हैं और अदर लोग जो होते हैं उनको इग्नोर कर देते हैं। दैट इज आवर डेली लाइफ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब ज्यादातर लोगों को लेक्चर ही सुनना होता है, तो और वैसे आई डोंट नो क्यों क्लास में कम लोग आते हैं, ज्यादा लोग आते हैं। हम अपने पास डेली आते हैं, जितने भी लोग रहते हैं पढ़ाते हैं चले जाते हैं। I never meet with the number of students and who are the come to attend my class, but I'm doing my work. Okay, so whatever the thoughts I'm going to tell you is that is our daily life and that is our result and that is our emotions and human behavior. Okay, on the basis of psychology, human is a common thing that humans behave is a common thing which happen in everyone's life, ठीक है। अगर देखा जाए ह्यूमन के नेचर को समझा जाए तो जो भी कुछ होता है दैट्स अ कॉमन नेचर ऑफ ह्यूमन, ठीक है। और अगर आइडियोलॉजी की कुछ बात कर ले तो ह्यूमन इज अबव ऑल द थिंग्स, ठीक है। और अगर अपने रिचुअल्स और कुछ अपने धार्मिक ग्रंथों की बात कर रहे हैं देन उसमें कहा गया है कि जो ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बॉडी है दैट इज अ डिफरेंट थिंग एंड द सोल इज अ डिफरेंट थिंग। इट मीन्स टू से दैट हमारी जो आत्मा होती है वो अलग चीज होती है और हमारा जो मतलब फिजिकल बॉडी होता है वो अलग चीज होता है। तो हम इसकी कंपैरिजन किससे करें या फिर हम ये सारी चीज ये सारी बातें गीता पुराण या फिर वेद पुराण को उठा के क्यों करें। हम नॉर्मली डेली लाइफ की बातें करते हैं दैट्स विल बी बेटर रिजल्ट, क्योंकि अगर वेद पुराण की और कुछ संस्कृत श्लोकों की बात करेंगे तो उससे कुछ समझ में आने वाला है नहीं आज के जनरेशन को, बिकॉज हम लोग संस्कृत से ही बहुत दूर है, हमें खुद संस्कृत नहीं आती, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं आज की जनरेशन, ठीक है। तो आज की जनरेशन की बात करेंगे देन बहुत सी स्टोरीज इससे पहले भी हमने अपने लेक्चर्स में दे चुके हैं एंड एवरीथिंग आई मींस द होल थिंग आई वांट टू से दैट व्हाटएवर द थिंग्स वी प्रोड्यूस इनसाइड आवरसेल्फ, मतलब जो भी चीज हम अपने अंदर उत्पन्न करते हैं, फॉर एग्जांपल द मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दैट इज पुट अप इन फ्रंट ऑफ मी इज हाउ वी कैन स्टडी बेटरली और हाउ वी कैन कंसंट्रेट आवर माइंड, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो मेरे सामने आते हैं वो आते हैं कि सबसे ज्यादा मतलब हम स्टडी में कैसे मतलब बेटर हो सकते हैं या फिर हम अपने माइंड को कैसे ज्यादा कंसंट्रेट कर सकते हैं। फॉर दैट आई वांट टू से दैट द ह्यूमन नेचर इज टू कंसंट्रेट टू नोटिस एवरीथिंग, ठीक है। ह्यूमन का नेचर होता है कि जो कुछ हो रहा है उसको नोटिस करेगा, उसके अंदर जिएगा, उसके साथ जिएगा, उसको फील करेगा। दैट मींस अगर आपकी मम्मी ने आपको डांटा तो आप उस चीज को फील करेंगे, आप उस चीज को सोचेंगे, ठीक है। अगर आपके साथ कुछ हुआ तो आप उस चीज को सोचेंगे, आप चीजें शेयर करेंगे, आप वो बातें करेंगे। That is a common thing which every people do and which often run in everyone's people. Means on the basis of Gita अगर देखा जाए तो everything is happen for a reason, सब कुछ किसी कारण की वजह से होता है और हम लोग उस क्रमबद्ध उस कारण में रहते हैं, ठीक है। और साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जितना कुछ हो रहा है उसे क्रिएट करने वाले हम खुद होते हैं, उसको ऐसा बनाने वाले हम खुद होते हैं और उसके चक्र में हम बंधे हुए हैं, ठीक है। मींस देखा जाए तो कहीं जो हमारी डेली लाइफ है वो हमारे कहे गए ग्रंथों से या फिर साइकोलॉजी से मैच करती है। And whatever the hypnotism theory and the guessing theory or the psychological जो मतलब स्पिरिचुअलिटी थिंग्स होती है कि जो लोग भविष्य वक्ता होते हैं या फिर जो लोग किसी चीज के बारे में पहले ही बता देते हैं, then those all are the your behavior which are telling them, ठीक है। मतलब क्या है कि हमारी भावनाएं सारी चीज का केंद्र करती हैं, हमारे अंदर से जितने भी चीजें उत्पन्न होती हैं वो सारी हमारी भावनाओं पे आती है, ठीक है। तो हम इंग्लिश छोड़ देते हैं कंप्लीटली, अब हिंदी पे आते हैं और हिंदी के अकॉर्डिंग आप लोगों को बेटरली जितना आसान भाषा में अपने थ्योरी को समझा सकते हैं समझाते हैं। बिकॉज ये थ्योरी जो है वो लगभग 1-2 घंटे से ऊपर के लेक्चर की है, अगर इन थ्योरी को समझाया जाए तो कम से कम 25 to 30 लाइफस्टाइल को कंपेयर किया जाएगा, उनमें होने वाले चेंजेस को कंपेयर किया जाएगा जो कि आपके समाज के चारों ओर हो रही है, मतलब आपके भाई बहन के साथ हो रही होगी, आपके घर वालों के साथ हो रही होगी, आपके रिश्तेदारों के साथ हो रही होगी और आपके रिश्तेदारों के साथ आपके स्कूल फ्रेंड्स, टीचर्स, मींस व्हाटएवर इन द लाइफ यू आर इन्वॉल्व, मतलब जिस भी जिंदगी में आप इन्वॉल्व हैं वो सारा कुछ हो रहा है और आप उन सबके साथ जी रहे हैं। आप टेंशन ले रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं, आप दुखी हो रहे हैं, आपके अंदर से जो भी भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं वो सारी क्यों हो रही हैं, क्योंकि आप उसको क्रिएट कर रहे हैं, आप उसको खुद वैसा बना रहे हैं। उसके लिए हम बहुत पहले ही एक बेटर एग्जांपल दिए थे ऑन द लेक्चर ऑफ मोटिवेशन कि बाय मतलब सपोज एज आपके सामने एक पूरा क्लास है, आप क्लास के एक स्टूडेंट हैं और एक टीचर ने आके सबको बोला, तो उसमें से कुछ लोग को बहुत लोग को बातें बुरी लगेंगी, बहुत लोग उसको कॉमनली लेंगे, बहुत लोग उस पर खुश होंगे, या फिर मान के चल रहे हैं एक टीचर ने आके सबको मार दिया तो कुछ लोग रोएंगे,
कुछ लोग उस पर सैड होंगे, कुछ लोग उल्टा गुस्सा करेंगे, कुछ लोग टीचर को बाहर मारने की कोशिश करेंगे। दैट्स ऑल द डिफरेंट आइडियोलॉजी ऑफ अ स्टूडेंट। ठीक है, इट मीन्स टू से दैट आपके अंदर जितनी भी भावनाएं आ रही है, क्योंकि अलग अलग बच्चों के अंदर अलग अलग भावनाएं, इट मीन्स टू से दैट आपके अंदर जितनी भी फीलिंग्स आ रही है वो कौन क्रिएट कर रहा है, उसको आप ही क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो फीलिंग्स के साथ जो भी आपका कंसंट्रेशन लेवल है उसको कौन क्रिएट कर रहा है, उसको भी आप ही क्रिएट करेंगे। आपको अगर पढ़ने बैठना है तो आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ते हुए कहीं और की बातें सोच रहे हैं, या फिर आपका ध्यान नहीं लग रहा है, आप पढ़ते पढ़ते कहीं और की चीजों को बार बार ला रहे हैं, तो उस चीज को हाइपर बनाने वाला कौन है? अगर आपको आपकी मम्मी ने डांटा या फिर आपको आपके पापा ने डांटा, तो आप जब भी पढ़ने बैठेंगे तो माइंड में ज्यादातर वही सारी चीजें आएंगी, और वो सारी चीजें आ रही है तो उन आइडियोलॉजी को बार बार लाने का काम किसका कर रहा है? वो आपकी कोई अलग बॉडी तो है नहीं कि वो उसको लाने का काम कर रही है। ठीक है, आप खुद उसको ला रहे हैं। तो it means to say that the all feelings or the all things that is often come in our mind that disturb our mind is the all itself। मतलब जो भी भावनाएं हमारे अंदर आ रही है, जो भी किसी से लगाव रहता है, जो भी किसी के साथ संगति रहती है, या फिर जो भी हमारा किसी के साथ भावना जुड़ा रहता है, जो पढ़ते वक्त बार बार बीच में आता रहता है, वो किससे, वो उसको क्रिएट कौन करता है? उसको हम खुद ही क्रिएट करते हैं। ठीक, अब ये तो हो गई फीलिंग्स की बात। हार्मोन्स as well as our food style and food style के साथ देखा जाए तो हमारा concentration level and thinking level, ये सारी चीजें इस सारी चीजों की मतलब इन सब चीजों के पीछे ये सारी चीजें मतलब रिस्पॉन्सिबल होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कुछ चटपटा खाते हैं या फिर कुछ तीखा खाते हैं, या फिर हमारा जो इरिटेशन मूड होता है वो हार्मोन लेवल हाई होता है तो हमें गुस्सा आता है। ठीक है, और बहुत लोग कहते हैं कि नहीं ठीक है, ये सारी फीलिंग्स तो सही आ रही है, हमें समझ में तो आ रहा है कि ये सब हम ही कर रहे हैं, हम खुद ही कर रहे हैं, या फिर इससे पहले लेक्चर में हमने इस चीज को कम्प्लीटली प्रूव कर दिया है कि हमारे मतलब इससे पहले जो भी हमने मोटिवेशनल लेक्चर पहले का दिया था, पहले क्लास में जितने लोग अटेंड किए थे, नहीं अटेंड किए थे, आई डोंट नो, बट उसमें हमने ये कम्प्लीटली बताया था आपको कि जो भी फीलिंग्स है वो आपके अंदर से कंप्लीट प्रोड्यूस हो रही है, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं और आप ही हैं उसको कंट्रोल करने वाले। बट इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, बेटरली कैसे कंसंट्रेट किया जाए, इसके पीछे क्या जो मतलब वो कॉन्सेप्ट था वो हमने क्लियर नहीं किया था। अगर उसकी बात कर रहे हैं तो उसको क्रिएट करने वाले, जैसे हम कह रहे हैं कि दो व्यक्तित्व हैं, अगर दो व्यक्ति को सामान्य खाना पानी दिया जाए, सामान्य माहौल दिया जाए, सामान्य व्यवहार दिया जाए, सामान्य इकोनॉमिक कंडीशन दिया जाए, फिर दोनों लोग को सामान्य तरीके से एक चाटा मार जाए, क्या दोनों लोग का रिएक्शन सेम होगा? नेवर, इट कैन बी नेवर, मींस टू टेंडेंसीज कांट बी सेम। तो उनको अलग करने वाले कौन? उनकी सोच है। वो जैसे अपने आप को जिस आइडियोलॉजी में अपने आप को रखते हैं, जैसे नेचर में अपने आप को रखते हैं, जैसे बिहेवियर अपना बनाते हैं, वैसा होता है। ठीक है, और देखा जाए तो इसके पीछे सिंपल सी मतलब इसको सॉल्व करने का सिंपल सा मेथड है। नथिंग कैन हर्ट यू, नथिंग कैन मेक यू सॉरो, नथिंग कैन मेक यू हैप्पी। आप किसी के साथ लगाव में जुड़े नहीं। द फर्स्ट sermon ऑफ द गौतम बुद्ध का पहला उपदेश है, दैट इज मींस जो भी मतलब जो भी मनुष्य आता है वो एक दिन जाने वाला है। हमारी जो भावनाएं जो भी वो भी टेम्परेरी है। श्री कृष्ण ने खुद भी कहा है गीता के उपदेशों में कि जो भी भावनाएं मतलब अगर मतलब अर्जुन के तर्क में कहा था कि अर्जुन जिस चीज का शोक मना रहे हैं वो शोक व्यर्थ है। अर्थात इंसान अगर मरता है तो उसके बाद, उसके मरने के बाद भी जो लोग उनका दुख मना रहे थे वो कभी ना कभी हंसेंगे। मींस जो भी और ये सब किसके मतलब श्री कृष्ण ने कहा था ये सारी उनकी माया है। उनकी माया इतनी प्रबल है कि अगर कोई व्यक्ति मरता है तो जो लोग सब शोक मनाते हैं वही अगले पल हंसना शुरू कर देंगे, खेलने शुरू कर देंगे, वो भी अपने लाइफ स्टाइल को लिविंग में चेंज करना शुरू कर देंगे। इट मींस टू से दैट अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है या फिर कुछ ऐसा चीज हो रहा है जिसपे हम अपने माइंड का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इट मींस टू से दैट वी आर यूजलेस। हमें अपने माइंड को हमेशा प्रोग्रेसिव रखना है, कंसंट्रेट रखना है, अपने जो हमारा मेन मोटो है, जो हमारा मेन एम, हमें उस पे रखना है, ना कि हमें उन चीजों पे लेके जाना है जिससे हमें मतलब जो जिससे हमारा माइंड का टाइम वेस्ट हो। हम उन सब चीजों में खोए रहे, उन विचारों में खोए रहे, हम उससे उभर ही नहीं पाए। उससे उभरने के बजाय हम उन्हीं चीजों में उन्हीं चीज को सॉल्व करते रह जाए और हमारा जो ध्यान वो मतलब हमारे जो रिस्पेक्टिव एम है उससे हट जाए। ठीक है, एक और इस लाइन को हम अगर सिंपल भाषा में कहा जाए कि हमारे जीवन का उद्देश्य है कुछ बनना। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं कि अपने लाइफ को टाइम दे रहे हैं फालतू की चीजों पे। फालतू की चीजों मतलब हमारे मम्मी ने डांटा उस पे टाइम दे दिया, हमारे पापा ने कुछ कहा अपने उस पे टाइम दे दिया, हमारे पड़ोस में शादी पड़ी तो शादी की बातों को हम क्लास में जाके बताया, कुछ दिन तक उसका जिक्र करते रहे, उसमें टाइम वेस्ट किया। और अपने डेली रूटीन पे हम भागने पे टाइम वेस्ट किया कि हमको ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है। तो ये सारा भी चीज जो भी हम कर रहे हैं डे बाय डे पर डे, ठीक है, तो वो सारी चीज को क्रिएट करने वाले हम। अगर हमें अपना अपने लाइफ में अगर इससे आगे बढ़ना है, इससे ऊपर उठना है, तो हमें इन सारी चीजों को छोड़ देना हो। दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ।
श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में अगर आए तो जो भी कुछ हो रहा है दैट्स ऑल रिटन, वो सारा लिखा हुआ है, वो सारा होना ही होना है। अगर आप उसके रिजल्ट को चेंज करने की कोशिश करते हैं, अगर आप सोचते हैं नहीं हम उसको बदल सकते हैं, तो जो बदलेंगे आप उसका भी रिजल्ट फिक्स्ड है। ठीक है, तो मतलब आप बदल नहीं रहे उस चीज को, वो चीज ऑलरेडी फिक्स्ड है कि अगर अगर आपने मतलब अगर आपको आगे बढ़ना है, आगे कीचड़ है, तो अगर आप रास्ता बदलते हैं, दूसरे रास्ते में कांटा है तो आपको दक्षिणा है, मींस आपके रास्ते बदलने पर ही कुछ न कुछ होगा और आपके रास्ते न बदलने पे भी कुछ होगा, दोनों का रिजल्ट सेम है। आप सोचते हैं कि नहीं अगर इस वे को फॉलो न करेंगे तो इस वे को फॉलो करेंगे तो that will change, तो that will change ना, only result will change। आपको ये बात समझना है। तो इससे ये सारे कुछ बताने का मतलब ये है कि जो हमारे लाइफ का एम है वो एक फिक्स्ड है, हमको अपने फिक्स्ड एम पे वर्क करना है, ना कि हमको अपने रास्ते पे वर्क करना है या फिर ना कि हमको अपने डेली लाइफ पे वर्क करना है। हमको सुबह पहले उठना है कि नहीं उठना है, हमको उससे मतलब नहीं, ब्रश करते हैं टाइम पे कि नहीं करते, हमको उससे मतलब नहीं। मतलब अब हम ये नहीं कहेंगे कि आप ये सब चीजें छोड़ दीजिए, आप एक डेली ये जो मतलब एक वेल बीइंग ह्यूमन लाइफ होता है, एक वेल बीइंग ह्यूमन नेचर होता है, आप उन सब चीजों को छोड़ दीजिए। बट आप इन सब छोटी चीजों पे अपना टाइम वेस्ट न करके कंप्लीट टाइम वेस्ट किस पे करिए, अपने मेन मोटो पे। अगर आपको कुछ भी बन रहा है, आप सोच रहे हैं कि आपको हमको 1-2 साल में कहीं ना कहीं से पैसे कमाने हैं, हमारा ये एम है, हमारा जिंदगी का ये उद्देश्य है, हमें इस एग्जाम को क्रैक करना है, तो आपको अपने डेली लाइफ से करना होगा। आपके मम्मी डैड ने आपके घर में जो भी फिजिकल कंडीशंस है, तो मतलब क्या है उसके लिए हमने सब उसके लिए हमने पहले पिछले लेक्चर्स में भी बोला था कि द बेस्ट थिंग इज आवर थिंकिंग। जो सबसे मतलब बेस्ट हीलिंग पावर इज नेचर। सबसे ज्यादा हील करने का, अगर आप सबसे ज्यादा दुखी हैं, आप सबसे ज्यादा सैड है या फिर आपको सबसे ज्यादा खुशी है, आप अपना माइंड कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको सबसे ज्यादा केंद्रित करने का काम होता है नेचर का। प्रकृति से हम उसको कंप्लीटली कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, प्रकृति सबसे पावरफुल होती है इन सब मामलों में। पर ये तो हो गया हीलिंग का। और कंसंट्रेशन का देखा जाए तो आपको क्या करना है कि जो भी आपकी डेली लाइफ है उस पे आपको अपने माइंड को वेस्ट नहीं करना। मतलब ब्रश करना डेली का काम है, उसमें हम अपना शकल देखें, 10 को देखें, तो वो सब टाइम वेस्टिंग होगा। हमको ब्रश करके मतलब हमें करना तो ब्रश है, लेकिन हमारा माइंड का जो मतलब माइंड है जो वो हमारे एम पे काम कर रहा होना चाहिए कि हमें ये पढ़ा तो उसमें हमको कितना याद है। ठीक है, ब्रश करने के बाद हमें नाश्ता बनाना है तो वो डेली लाइफ। ठीक है, हम अब उसको नाश्ता बनाते तो ये सोचेंगे कि हमारी मम्मी ने क्या कहा या फिर हमारा आज चल रहा है, व्हाटएवर द थिंग्स यू आर थिंकिंग अबाउट ऑन दैट टाइम। क्योंकि हमारा माइंड कभी शांत रहता नहीं है और हम अपने माइंड को जीरो नहीं कर सकते। अगर जीरो करने की कोशिश करते तो हमें संन्यास फॉलो करना, हमें कंप्लीटली साधु संग बनना होगा। तो अगर आप इस चीज को मान लें कि अगर हमें मतलब माइंड को जीरो करने के कंसंट्रेट करने पे साधु संग संन्यास बनना पड़ना और हम ऐसा कर नहीं सकते, तो कैसे हम अपने लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं पढ़ने के लिए? तो उसके लिए सिंपल सा मेथड है कि आप अपनी थिंकिंग को जहां फालतू चीजों पे वेस्ट कर रहे हैं वहां वेस्ट करने के बजाय आप अपने सिर्फ और सिर्फ टाइम पे वेस्ट करिए। ब्रश करना एक सिंपल सा काम, उसमें आपको पता है क्या करना है, तो आप उस पर टाइम वेस्ट मत करिए। जो भी आपके फ्रेंड लोग कर रहे हैं, आपके मम्मी डैडी, आपके आपके घर की जो इकोनॉमिक कंडीशंस है, अब आपके सोचने से बार-बार सोचने से कि हमारे घर पे इकोनॉमिक कंडीशंस खराब है, हमारी मम्मी ने ऐसे बोला, हमारे पापा ने ऐसे बोला, हमारे घर पे ये प्रॉब्लम है, ये डिजीज है, या फिर हमें इतना ज्यादा काम करना होता है, हमारी लाइफ डिफिकल्ट, हमारे लाइफ के साथ ही ऐसा क्यों होता है, हम ही क्यों यहाँ पर चूज किए गए। तो ये सारी थिंकिंग सबके माइंड में आता है। अगर आप सोचते हैं कि हम हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, हम ही क्यों है, तो ये अकेले सोचने वाला आप अकेले नहीं है, ऐसा सोचने वाले सारे लोग। ठीक है, आपको इन सारी चीजों पे टाइम वेस्ट न करके कहाँ फोकस करना, सिर्फ और सिर्फ एम ऑफ लाइफ, गोल ऑफ लाइफ, दैट इज व्हाट यू हैव। आपको खाते वक्त, आपको पीते वक्त, आपको सोते वक्त, सोने से पहले, उठने के बाद, वो सारा काम करते वक्त सारे कामों पे तो कंसंट्रेट रखना है। माइंड इज लाइक मतलब डाई कॉन्शियस, दो जगह होता है, कॉन्शियस और एक सेमी कॉन्शियस। आपको अपने सेमी कॉन्शियस को हमेशा उतनी बिजी रखना है, उसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में बता दिया। एंड इसी के साथ मतलब स्पीच का जो स्पीड था काफी फास्ट के थे, क्योंकि हमने बोला है कि इसका जो लेक्चर देखें तो लगभग 2-3 घंटे का जाएगा। इतना लंबा हमारे पास टाइम है, टाइम वैसे भी बहुत होता है। तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय। आपको लेक्चर कैसा होगा आपको कमेंट जरूर करिएगा। आपको कुछ आज के टॉपिक्स में नहीं समझ में आया तो उसमें कमेंट करिएगा। आपको कुछ मोटिवेशनल में कुछ भी आपका डाउट होगा कि हमारी लाइफ में ऐसी कंडीशंस है तो उसको बताइएगा, हो सके हम उसको सॉल्व कर सके। ना सॉल्व कर पाए तो कुछ सजेशन देंगे, नई सजेशन देंगे तो आपको मतलब शेयर करने के बाद बेटर सॉल्यूशन मिलेगा कि क्या पता कुछ उससे बेटर मिल जाए या फिर ना मिलेगा तो कुछ एक आइडियोलॉजी मिल सकती है। ठीक है, तो व्हाटएवर द थिंग इज, आपको जो भी अपना बेटर लग रहा है वो बेटर करिए अपने लाइफ में। आपको अपने लाइफ को चेंज करना है, हम यहाँ पर आके आपको चेंज कर सकते हैं ना, हमारे पढ़ाई आपको चेंज कर सकती है। अगर हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर आपका माइंड कहीं और डाइवर्ट हो गया तो ना हमारा पढ़ाई चेंज कर सकता है आपको, ना हमारे थॉट्स चेंज कर सकते हैं, ना हम चेंज कर सकते हैं। आप ही हैं जो आप खुद को चेंज कर सकते हैं। आपका थिंकिंग लेवल है द मोस्ट पावरफुल वेपन इज आवर योर थिंकिंग। आप अपने थिंकिंग से अपना मतलब अपने आप को कितना ज्यादा दैट इज डिपेंड ऑन यू। दैट्स ऑल, थैंक यू।